हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया जी। आज हम लोग अपने इनकम टैक्स में कुछ अपडेट्स देखने वाले हैं, अपडेट्स रिगार्डिंग योर केस लॉस। तो डायरेक्ट टैक्स अपडेट्स पर जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से केस लॉस करेंगे। ये है बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड 3 केस लॉस जो सीए फाइनल की स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। क्या है आपके, और ये आपका असेसमेंट ईयर 25-26 की ही स्टडी मटेरियल से है। क्या है फर्स्ट केस लॉ जो दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट्स में, दैट इज योर माहले आनंद फिल्टर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। माहले आनंद फिल्टर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसमें इश्यू क्या था? इश्यू था, कैन फॉरगोइंग अ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू सेटल अ डिस्प्यूट बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं फिर से बोलता हूं, इसमें ये इश्यू अराइज हुआ था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को फॉरगो कर दिया गया था। वर्ड ढंग से देखें, foregoing a security deposit to settle a dispute is considered as revenue और capital। इसमें लिखा है revenue मानेंगे क्या? अगर हम बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ चुके हैं पीजीबीपी सेक्शन 41 में कि सेसेशन ऑफ द ट्रेडिंग लायबिलिटी वो हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, लेट इट बी, भूल जाते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, मैंने रेफरेंस इसलिए दिया है ताकि जिन लोगों ने कभी स्टडी की होगी पीजीबीपी की तो उन्होंने सेक्शन 41 देखा होगा। उसमें सेसेशन ऑफ अ ट्रेडिंग लायबिलिटी, उसको हम रेवेन्यू इनकम मानते हैं। यहां पर वो टैक्सेबल होता है बशर्ते कि कभी न कभी वो इनकम साइड या उसकी डिडक्शन क्लेम की गई हो। अब कहता है कि माहले आनंद सिस्टम फिल्टर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में यह था कि इसने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी, एक लीज्ड एसेट थी, लीज्ड प्रीमाइसेस थी, और उस लीज्ड प्रीमाइसेस के अगेंस्ट इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट की हुई थी। और बाद में इसने कहा कि मैं लीज्ड प्रीमाइसेस को वैकेंट करता हूं। जब ये लीज्ड प्रीमाइसेस को वैकेंट करने लगा तो इसका और लैंडलॉर्ड के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, और जब डिस्प्यूट हुआ, लंबा चला, तो अल्टीमेटली ये फाइनल हुआ कि चलो भाई इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हैं और जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोगों ने दी है, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉरगो दैट। नाउ द कंपनी डिसाइडेड टू फॉरगो दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये पहले केस हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया दिस इज नॉट अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डिसीजन दिया कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ द रेवेन्यू इनकम। ये हमारा रेवेन्यू नेचर का नहीं है, बल्कि ये कैपिटल नेचर की रिसीट है, और ये टैक्सेबल नहीं होगा। देखा जाए क्या बोला। When the SSC sought to vacate certain leased premises, dispute arose, and to end the dispute with the lessor, the SSC agreed not to claim the security deposit. हाँ, कितने रुपए की? 5.8 करोड़, यानी 5 करोड़ 80 lakhs का। द एपेक्स कोर्ट कंफर्म द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने, जो ऊपरी वाले कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट, उसने हाई कोर्ट के डिसीजन को अप्रूव किया, मींस कंफर्म दिया। held that the amount of 5.8 crore should not be treated as revenue expenditure merely because it was paid in the course of a dispute। अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है और वहां पर कुछ अमाउंट सेटल किया जाता है और वहां सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरगो किया जाता है, डजंट मीन कि वो हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा। इट इज एविडेंट दैट द कैरेक्टर ऑफ द अमाउंट वाज अ कैपिटल नेचर एंड रिमाइंड सो ऑल्दो एसएससी डिसाइडेड टू फॉरगो रुपीस 5.8 करोड़ द सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब जरा ये सोचो, अगर मैं कहता हूं कि अगर वो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ होता, देन यस इट वाज ऑफ रेवेन्यू नेचर। लेकिन वो रेंट के अगेंस्ट सेटल नहीं हुआ है, वो डिस्प्यूट हुआ और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ऑफ द पीएल स्टेटमेंट था आइटम, उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट किया गया है। दैट्स व्हाई इट वोंट बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू नेचर। ये आपका कैपिटल नेचर का ही रिसीट माना जाएगा। चलिए, दूसरा केस क्या कहता है? सीआईटी वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड, और ये भी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन का है। सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड का क्या था कि लिक्विडेटेड डैमेजेस, आप होते हैं कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में कई लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कई बार टूटते रहते हैं, टूटते बनते रहते हैं। किसी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, किसी का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से ऑनर किया। यहां पर वो केस है कि जहां पर हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया या सामने वाले ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लिक्विडेटेड डैमेजेस, और उस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के अगेंस्ट हमने कुछ कंपनसेशन दिए। व्हाट्स द नेचर ऑफ द लिक्विडेटेड डैमेजेस रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम द सप्लायर ऑफ प्लांट for failure to supply machinery to the company within the stipulated time। It's a capital nature और revenue nature, ये हमको डिसाइड करना है। हुआ क्या?
मैं सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड हूं, मैंने किसी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि भैया तुम हमारी प्लांट को इंस्टॉल करोगे। क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे। और सामने वाले ने कहा ठीक है, हम आपकी प्लांट को इंस्टॉल करेंगे या प्लांट को लगाएंगे, सप्लायर ऑफ प्लांट। और उसने सप्लाई नहीं दी उस समय पर, सही समय पर प्लांट की सप्लाई या उसको इंस्टॉल नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, मेरा और उसके बीच में डिस्प्यूट होगा, मैं कहूंगा मेरा नुकसान हो गया, तुमने प्लांट को सही समय पर नहीं लगाया। तो सामने वाले से मैंने कहा कि अब जाओ, मुझे तुमसे काम नहीं कराना, या कराना भी है तो मुझे कुछ कंपनसेशन चाहिए। नाउ सजेस्ट मी वेदर इट्स अ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। अच्छा, अगर प्लांट लग गया होता तो क्या मैं उससे फ्यूचर में नहीं कमाता? सर बिल्कुल कमाते, आप बिल्कुल फ्यूचर में कमाते। ये जो कंपनसेशन मुझे मिला है, ये डायरेक्टली लिंक करता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ कैपिटल एसेट को, यानी प्लांट के कारण हमको ये डैमेजेस रिसीव हुए हैं। हम ये प्ली कर सकते हैं कि इस प्लांट से हम कई साल तक कमाते तो ये जो पैसा मिला है तो इससे भी कई, अरे भैया नहीं, ये हमारा लिक्विडेटेड डैमेज है जो प्लांट के इंस्टॉल या सप्लाई के फेल्योर होने पर है। तो जब प्लांट आया ही नहीं, और ये बेसिकली ये कैपिटल नेचर के अगेंस्ट था। क्या था? कैपिटल नेचर के अगेंस्ट था। द damages आर डायरेक्टली और इंटीमेटली लिंक्ड विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, the cement plant, which lead to delay in coming into existence of the profit making apparatus. It was not a receipt in the course of the profit earning process. This is not our main course of business. This is not our ordinary course of business. We just get this compensation against failure to supply of the machinery, जिसके कारण हमको नुकसान हुआ, उसका कंपनसेशन में ले रहा हूं। Therefore, the amount received by the SSC towards compensation for sterilization of the profit earning source is not the ordinary course of business, hence it's a capital receipt। भाई कॉमन सेंस की बात है। पहला बताया गया था कि जो हमें जो महाले आनंद फिल्टर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में था कि अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरगो करते हैं कैपिटल नेचर के अगेंस्ट तो कैपिटल नेचर का ही होगा, रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा। दूसरा कहता है कि अगर हमारा प्लांट लगने में देरी हो गई और सामने वाला फेल्योर कर जाता है तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस देता है, तो क्या वो रिसीट हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा? आंसर इज नो, प्लेन नो। थर्ड इज होंडा सिल्कास इंडिया लिमिटेड। इसमें क्या था कि सामने वाले को टेक्निकल फी पे की गई है, वेदर टेक्निकल फी पेड अंडर टेक्निकल कोलैबोरेशन agreement for setting up a joint venture company in India is to be treated as revenue और capital expenditure। मैंने किसी को टेक्निकल फी का पेमेंट किया, नो हाउ का पेमेंट किया, टेक्निकल फीस का पेमेंट किया अंडर अ टेक्निकल कोलैबोरेशन। ये इश्यू था, टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप। हमारा उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था टेक्निकली चीजों को शेयर करना। For setting a joint venture company in India is to be treated as revenue or capital nature, where upon termination of the agreement the joint venture would comes to an end। हुआ यह कि हमारा किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर था और टेक्निकली कोलैबोरेशन हुआ था कि आप टेक्निक दोगे, काम आगे बढ़ेगा। अब जिस दिन वो टेक्निक देना बंद कर दे तो मेरा उसके साथ ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाएगा। मैंने उसको फी पे की, टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ, मेरा किसी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन हो रहा है, मैं आपके साथ टेक्निकली अटैच हो रहा हूं। क्योंकि आपके पास टेक्निक्स हैं, आपके पास नो हाउ है, आपके पास नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है, तो बट ऑब्वियस है मैं आपके साथ एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट करता हूं कि चलो टेक्निकली तुम स्ट्रांग हो, मेरे साथ आ जाओ, हम लोग मिलकर के काम करते हैं, ज्वाइंट वेंचर करते हैं और ये काम आगे बढ़ाएंगे। अब आपने कहा कि हम ऐसे नहीं जुड़ेंगे, आई जस्ट वांट टू हैव टेक्निकल मींस फीस आप पेमेंट रिसीट करोगे, तो बट ऑब्वियस है मैं आपको वो फी पे कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन आपके साथ मेरा एग्रीमेंट टूटा ये ज्वाइंट वेंचर तुरंत कोलैप्स कर जाएगा जी। तो अब ये बताइए जो टेक्निकल नो हाउ मैं पेमेंट कर रहा हूं, टेक्निकल फीस पेमेंट कर रहा हूं, इट्स अ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। ढंग से सुनेंगे। if a limited right to use technical how is obtained for a limited period for improvising existing business, the expenditure is revenue। टेम्पोरेरी, ये बिजनेस को साथ साथ ले चलने के लिए है। वी आर जस्ट, ये एक तरह से एक इनटेंजिबल एसेट है, या वी आर जस्ट गोइंग टू कंट्रीब्यूट आवर कैपिटल
जैसे मेरे पास पैसा है, मेरे पास जमीन है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास टेक्निकल नो हाउ है, उसकी फीस आप ले रहे हो। The very purpose of the technical collaboration agreement in this case was to set up the joint venture. The collaboration included not only the transfer of the technical information, केवल information नहीं, बल्कि आप पूरी तरह से assist करोगे technically उस प्लान को कहां लगाना है, सॉइल का क्या हिसाब किताब है, जो पिलर्स और जो ड्रिलिंग होगी कितनी नीचे तक जाएगी, उसका इंजीनियरिंग कैसे होगा, मतलब कंप्लीट असिस्टेंस होगा, एक्चुअल, factual and on the spot for establishment of plant and machinery etc, so as to set up a manufacturing unit. Upon termination of technical collaboration agreement, the joint venture itself would come to an end. Therefore, in this case, technical fee is paid in the nature, since upon termination of a technical collaboration agreement, the joint venture itself would come to an end. It's a capital nature expenditure. ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों केस लॉ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो एक नए चैप्टर के साथ आएंगे और उसके भी सारे के सारे केस लॉस देख लेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।